The anti-Waqf protests, it turned violent in West Bengal's Murshidabad district, with the police having to open fire 4 rounds last evening to bring the unruly. As Border Security Force has deployed 5 companies in the state of West Bengal after 3 people lost their lives in. और आपको बता दें, वक्फ कानून के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कोलकाता की सड़कें 11 अप्रैल 2025 की शाम को एकदम शांत थी, लेकिन हवा में टेंशन फील हो रहा था। कुछ घंटे पहले आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पार्क सर्कस एरिया में मार्च किया था। बिल्डिंग के बीच उनकी आवाजें गूंज रही थी जब वो कंट्रोवर्शियल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये डिमॉन्स्ट्रेशंस सिर्फ एक शुरुआत थी उस तूफान की जो पूरे वेस्ट बंगाल में फैलने वाला था। उसी दिन जैसे ही अंधेरा डायमंड हार्बर के चौरास्ता पर छाया, शांति टूट गई जब एक पुलिस व्हीकल प्रोटेस्टर्स के अटैक का शिकार हुआ। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार ने बाद में इस सीन को गुस्से से बयां किया। मुस्लिम मॉब्स जो वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने दिन दहाड़े पुलिस व्हीकल को वैंडलाइज कर दिया। मजुमदार का कहना था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, परपेट्रेटर्स के खिलाफ। सच हो या झूठ, उनके शब्दों ने डिवीजन की आग को और हवा दी जो ऑलरेडी स्टेट में फैलना शुरू हो चुकी थी। अब क्या सोचते हैं, क्या पॉलिटिशियंस को ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में कम्युनिटी का नाम लेकर बात करनी चाहिए या फिर इससे सिर्फ पोलराइजेशन बढ़ती है? इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक भरे हुए गैदरिंग में स्टेट मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमायत ए उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट भी हैं, अपने सपोर्टर्स के सामने खड़े होकर एक ऐसी न्यूज शेयर करी जिससे पॉलिटिकल सर्कल्स में भौचाक कर दिया। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उन्हें पर्सनली कॉल किया था। उन्होंने क्लेम किया, ये प्रॉमिस करते हुए कि स्टेट असेंबली में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक मोशन लाया जाएगा। उनका ये रिवोल्यूशन ऐसे टाइम पर आया जब ये र्यूमर्स फैल रहे थे कि मिनिस्टर्स को एक वीडियो में ये कहते हुए रिकॉर्ड किया गया कि उनके सपोर्टर्स चाहे तो आसानी से कोलकाता को चोक कर सकते हैं। एक क्लिप जिसे बीजेपी लीडर्स बड़े चाव से सर्कुलेट कर रहे थे। कुछ दिन पहले 9 अप्रैल को ब्रेविंग स्टॉर्म को भांपकर ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी से पैशनेट अपील की थी। आपको हर्ट किया गया है, विश्वास रखिए, बंगाल में कुछ भी हमें डिवाइड नहीं करेगा। हमें जीना है और जीने देना है। उनके शब्द उस पुलिस वैन के लिए बहुत देर से आए जो पहले ही जहांगीरपुर मुर्शिदाबाद में अटैक का शिकार हो चुका था और वो उस हादसे को रोकने के लिए काफी नहीं थे जो होने वाला था। अगले दिन 12 अप्रैल तक सिचुएशन ड्रामेटिकली बिगड़ गई थी। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हिंसा फैल गई, खासकर शमशेरगंज, दुल्हानिया और सुत्ती के एरिया में। कल्पना से परे चाओस में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पिता और बेटा भी शामिल थे। यह डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 2011 सेंसस के मुताबिक 66.67% मुस्लिम आबादी है, एक तेजी से फैलते हुए क्राइसिस का एपिसेंटर बन गया है जो पूरे स्टेट को अपने लपेटे में लेने की धमकी दे रहा था। मेरे जाने पहचाने लोग मेरे सामने ही हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो रहे हैं। देवांशु भट्टाचार्य ने दुख जताते हुए कहा, वो यंग टीएमसी लीडर्स जो आइकॉनिक ठेला होम स्लोगन्स को पॉपुलर बनाने के लिए जाने जाते हैं, जब रूलिंग पार्टी के ऐसे रिलाइंग क्राई के आर्किटेक्ट ही ऐसे निराशा व्यक्त करे तो सिचुएशंस की गंभीरता को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास लोगों के बीच बदलाव महसूस किया है? क्या हमारे समाज में पोलराइजेशन बढ़ रही है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जैसे जैसे हिंसा की खबरें आती गई, मुर्शिदाबाद में माहौल और तनाव बढ़ता गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को उन इलाकों में डिप्लॉय किया गया जहां हिंसा बढ़ती थी। एक ऐसा कदम जो बाद में खुद एक पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा। सूती और संभर्षगंज में रोड ब्लॉकेज ले कम्युनिटीज को अलग थलग कर दिया गया, जिससे और भी आइसोलेशन और फियर का माहौल बढ़ा। वेस्ट बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर शांति बहाल करने की कोशिश की। जहांगीरपुर के सूती और शमशेरगंज एरिया में सिचुएशन अब कंट्रोल में है। अनरूली मॉब को इफेक्टिव पुलिस एक्शन से डिस्पर्स कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। लेकिन क्या सच में सब कंट्रोल में था? कलकत्ता हाई कोर्ट को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने सेंसिटिव एरियाज में सेंट्रल फोर्स को स्टेशन करने का ऑर्डर दिया। 150 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके थे, फिर भी राइट्स के ऑर्केस्ट्रेशंस के पीछे का असली मास्टरमाइंड राज बन चुका था। ऐसी इंटेंस रिएक्शन की वजह क्या थी? जवाब था यूनियन गवर्नमेंट का 1995 के वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करने का फैसला। एक ऐसा कदम जिससे पूरे इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के सेक्शंस के साथ नाराजगी पैदा कर दी थी। अमेंडेड एक्ट, जिसका नाम
उम्मीद एक्ट रखा गया ने कई कंट्रोवर्शियल क्लॉज इंट्रोड्यूस किए। वक्फ बाय यूजर का एबॉलिशन, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन, ये रिक्वायरमेंट की डोनर्स कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हो और प्रॉपर्टी उनकी खुद की हो, ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का प्रोविजन और अलग अलग के लिए सेपरेट बोर्ड्स का फॉर्मेशन। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आम लोगों की पूरी जानकारी है? क्या मीडिया ने इसके प्रोविजंस को सही तरह से एक्सप्लेन किया है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल एंगल को हाईलाइट किया गया है? वेस्ट बंगाल के लिए जहां 80,480 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2.2 लाख प्रॉपर्टीज के बाद दूसरे नंबर पर स्टेक्स पर्टिकुलरली हाई थे। जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्लेम किया कि 2013 के अमेंडमेंट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और करंट चेंजेस उन्हें सुधारने के लिए है, तो ये सिर्फ उनके बीच सस्पिशियन को और बढ़ा दिया जो पहले से ही अमेंडमेंट के खिलाफ थे। जैसे ही 15 अप्रैल की सुबह हुई, डी-एस्केलेशंस के साइन देखने के बजाय स्टेट ने एक और फ्लैश पॉइंट देखा। इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF के सपोर्टर्स साउथ 24 परगनाज के भांगर में पुलिस से भिड़ गई। ये एरियाज कोलकाता के ईस्टर्न फ्रिंग में है। कन्फ्रंटेशंस जल्दी ही कंट्रोल से बाहर हो गया। 5 पुलिस मोटर्स बाइक और 1 पुलिस वैन को आग लगा दी गई। जब ऑफिसर्स ने मॉब को डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, पुलिस के मुताबिक क्लैश तब हुआ जब उन्होंने ISF सपोर्टर्स को बसंती हाईवे पर भोजरहाट के पास रोकने की कोशिश की, जो सेंट्रल कोलकाता के रामलीला मैदान में पार्टी लीडर्स और भंगार MLA नौशाद सिद्दीकी द्वारा एड्रेस एंटी वक्फ रैली में शामिल होने जा रहे थे। कुछ पुलिस व्हीकल्स को प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी और कुछ पुलिस पर्सनल्स इंजर्ड हुए जब एजिटेटर्स ने लॉ इन्फोर्सेस पर हमला किया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया उनकी आवाज में टेंशन साफ झलक रहा है। इस बीच मुर्शिदाबाद के जैफराबाद एरियाज में जो समरगंज ब्लॉक में आता है, टेंशन अभी भी बरकरार था क्योंकि बदमाशों ने पथराव किया। 4 दिन की स्पोरेडिक हिंसा के बाद जो थोड़ी बहुत शांति बनी थी उसे खतरे में डाल दिया। पॉलिटिकल फॉलआउट फॉरांस और प्रिडिक्टेबल था। लीडर्स ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने मालदा डिस्ट्रिक्ट के मोथाबारी का दौरा किया, जहां कुछ दिन पहले कम्युनल क्लासेस हुई थी। मीडिया से बात करते हुए बेयरली कंसील्ड कॉन्टेम्प्ट के साथ अधिकारी ने घोषित किया है कि अब स्टेट के लोगों के लिए सिर्फ जुडिशरी ही सहारा बचा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की जहां भी फ्लेयर अप्स हो वहां FIR दर्ज करें। उन्होंने सेकुलर मीडिया को ताने मारने का मौका नहीं छोड़ा। उन्हें वेस्ट बंगाल के हालात के बारे में लोगों को सच न बताने का इल्जाम लगाया। तो सोचो, आपको क्या लगता है, क्या एक अपोजिशन लीडर की ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म है या फिर टेंशन सिचुएशंस में उन्हें भी शांति बहाल करने के लिए काम करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच कोऑपरेशन की कमी ने इस सिचुएशंस को और खराब किया है? पॉलिटिकल ब्लेम गेम और तेज हो गया है जब TMC स्पोक पर्सन कुणाल घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चौंकाने वाला क्लेम किया। कुछ लोगों ने BSF और दूसरे सेंट्रल एजेंसीज का यूज करके मुर्शिदाबाद में आउटसाइडर्स को लाया था कम्युनल टेंशन फैलाने के लिए। इस इफेक्ट की रिपोर्ट्स मिलने का दावा करते हुए उन्होंने इनकी तस्दीक के लिए हाई लेवल प्रॉब की मांग की। इंटरव्यू में और इजाफा हुआ जब जहांगीरपुर से TMC MP खालिलुर रहमान और फराक्का से MLA मनीरुल इस्लाम के एक्सपीरियंस सामने आए। दोनों अटैकर्स के पीछे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में फेल रहे। इस्लाम का घर हिंसा के दौरान रंसाक कर दिया गया, जिससे उनके परिवार को कहीं और शरण लेनी पड़ी। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेफ नहीं हैं, तो आम आदमी को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? इस्लाम ने लोकल मीडिया से पूछा। उनका सवाल बिना किसी जवाब के हवा में लटक गया। लीगल एक्सपर्ट जल्दी ही इस विवाद में खींच लिए जाएंगे। जब ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया कि वक्फ एक्ट स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने बिना कुछ छुपे उनकी स्टैंड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। उनके अकॉर्डिंग सीएम को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन जब तक वो कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, स्टेट का फर्ज है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए कानून का पालन करना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 256 का हवाला दिया, जिसमें मैंडेट है कि एवरी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को ऐसे एक्सरसाइज किया जाएगा जिससे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज का कॉम्प्लायंस इंश्योर हो। तो आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या सेंटर और स्टेट के बीच इस तरह का टकराव हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हेल्दी है?
क्या हमें हमारी गवर्नेंस सिस्टम में कुछ फंडामेंटल चेंज की जरूरत है। इस व्यू को CPIM से राज्यसभा मेंबर इमिनेंट लॉयर्स विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने सीएम के क्लेम को इरिस्पॉन्सिबल और टेम्परर को ठंडा करने में अनहेल्पफुल बताया। भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग ये ऐसा इशू था जिससे कम्युनिटी प्रोटेस्ट की जरूरत थी, न कि स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट निखिल मेहरा ने एक मोर नॉच्ड पर्सपेक्टिव ऑफर किया, ये सजेस्ट करते हुए कि ममता बनर्जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को ऑपरेशनलाइज ना करने का चुनाव कर सकती हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर जिन केस में वक्फ में स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी। उन्होंने एम्फसाइज किया कि स्टेट को ऑपरेशनलाइज ना करने के बावजूद लॉ फोर्स में रहता है और रिजेम चेंज होने पर इनकमिंग गवर्नमेंट्स इफेक्टिवली प्रेसिडेंट्स के साइन करने के दिन से ही इसके सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स कर सकती है। लीगल और पॉलिटिकल वायर रैंगलिंग से परे मुस्लिम कम्युनिटी के वॉइस ने कंट्रोवर्सी के नेशनल और कल्चरल डायमेंशंस पर डीपर इंसाइट ऑफर की। बेंगा भूषण अवार्ड विनिंग ऑथर अबुल भास्कर ने एक्सप्लेन किया कि वक्फ को डोनेट करना अक्सर इनहेरिटेंस लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज से बचने का तरीका होता है। उन्होंने वक्फ बॉर्डर को विडोज, ऑर्फनेज और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड के लिए इसेंशियल सपोर्ट सिस्टम के रूप में डिफेंड किया। पीसफुल प्रोटेस्ट की पुष्टि करते हुए उन्होंने हिंसा के खिलाफ चेतावनी दी और हिंदूज से सॉलिडिटी में खड़े होने की अपील की, ये मेंटेन करते हुए कि प्रोटेस्ट जेन्युइन है और इस्लामिक टेंट्स में ग्राउंडेड है। एजुकेशनिस्ट मीरातौन नहर अपने असेसमेंट्स में और भी डायरेक्ट थे। उनका आर्गुमेंट था कि उन्हें देश की सेकुलर नेचर को बदलना था। उन्होंने इस एक्ट को वेल क्राफ्टेड और वेल प्लान मैनर में लाया था। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के लिए उनकी अपील थी कि वो बोर्ड कम्युनिटी और ओवरऑल नेशंस के लिए वेलफेयर के लिए देखें और किसी ट्रैप में ना पड़े, खास तौर पर तब जब उन्होंने ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स में बहुत कम विश्वास जताया, ये सजेस्ट करते हुए कि उन पर भरोसा करना कम्युनिटी के लिए और भी डेट्रीमेंटल होगा। जैसे स्टेट सांस रोककर इंतजार कर रहा था, सबकी नजरें 16 अप्रैल पर टिकी हैं, जब 2 पोटेंशियली डिसिसिव इवेंट्स होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मुस्लिम क्लेराइस से मिलने वाली है रोड मैप फिगर आउट करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट वक्फ केस की सुनवाई करेगा। किसी भी फ्रंट पर ब्रेक थ्रू टेम्परेचर को ठंडा कर सकता है, वरना जैसे एक ऑब्जर्वर ने ग्रिमली नोट किया, बंगाल के लोगों को एक हीटेड पॉलिटिकल समर के लिए तैयार रहना होगा। आपको क्या लगता है, हमारे डेमोक्रेसी में कोर्ट्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होना चाहिए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि वो इस मैटर को अनबायस्ड तरीके से हैंडल करेगी? ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के लिए स्टेक्स इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकते। असेंबली इलेक्शन सिर्फ 1 साल दूर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही हाई प्रोफाइल स्कैम से झूल रही है, इंक्लूडिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी। ऐसे लाइन वायर इशू के पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रिक्वायर्ड डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट अफेक्टेड एरियाज की डेमोग्राफिक से और भी चैलेंजिंग हो जाता है, पर्टिकुलरली मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं और समझते हैं इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। इस पूरे कंट्रोवर्सी को एनालाइज करें तो एक बात साफ है, ये सिर्फ एक कानून का मसला नहीं है, बल्कि हमारी राजनीति और समाज की पोलराइजेशन का मुद्दा बन चुका है। वक्फ अमेंडमेंट का इशू सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें रिलीजियन, प्रॉपर्टी राइट्स और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस तीनों इन्वॉल्व हैं। इस कंट्रोवर्सी के 3 प्रमुख पहलू हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहला, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इशू को वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार बना दिया है। बीजेपी चाहती है कि वो हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करके, जबकि टीएमसी माइनॉरिटी वोटर्स रिटेन करना चाहती है। इस खेल में आम लोगों के हित का नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरा, मीडिया की रोल एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल रही है। सेंसलाइजेशंस के चक्कर में एक्चुअल फैक्ट्स और नॉन्स्ड डिस्कशंस गुम हो गए हैं। हम सभी को ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ अपनी पसंद के न्यूज सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, वायलेंस कभी भी किसी मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 3 इनोसेंट लाइव्स ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है। क्या हम एज ए सोसाइटी इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में सोचते हैं, इंसानियत में नहीं? बंगाल को अपनी रिच मल्टी कल्चरल हेरिटेज पर प्राउड होना चाहिए। शायद ये वक्त है जब हमें रविंद्रनाथ टैगोर के वर्ड्स याद करने चाहिए, वेयर द माइंड इज without fear and the head is held high into that heaven of freedom my father let my country have it। आखिरी
सवाल ये है, क्या हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन ऐसे बंगाल में बड़े हो जहां कम्युनल डिवाइड नॉर्मल हो, या फिर हम सब मिलकर एक ऐसे बंगाल बनाना चाहते हैं जहां विकास, शांति और भाईचारा हो। डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का नहीं बल्कि हम सबका है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में शेयर करें और इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। सो दिस इज ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।